हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के उद्देश्य। तो अनुसंधान के उद्देश्य क्या हो सकते हैं कि कोई भी अनुसंधान कार्य उद्देश्य विहीन नहीं होता है। मतलब जो भी रिसर्च होगी उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। रिसर्च के पीछे कोई उद्देश्य होता है तभी रिसर्च की जाती है। शोध की परिकल्पना या प्रस्तावना के साथ ही उसका उद्देश्य भी तय किया जाता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष की खोज उद्देश्य का मूल है। उद्देश्य नए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरक का कार्य करता है। अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य है। सबसे पहला है किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना। तो अनुसंधान क्यों, रिसर्च क्यों किया जा रहा है? कुछ नया मतलब नए फैक्ट जानना है, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन किया गया है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नासा है और अन्य जो अंतरिक्ष एजेंसियां है उन्होंने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए अनुसंधान किया। तो इसका उद्देश्य इस ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। ठीक है, तो यहाँ एक क्या हुआ, एक नई जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर कोविड के टाइम पे भी जो महामारी के दौरान जो नए वेरिएंट्स की खोज की जा रही थी, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि नए कोरोना वायरस वेरिएंट्स की पहचान के लिए अनुसंधान किया। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या हुआ था कि नए रूपों के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, उनके प्रभाव को समझना इसका उद्देश्य था। दूसरा है किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना है। ठीक है, तो जैसे भारत में गरीबी की स्थिति का अध्ययन करना है, तो वहाँ क्या होगा, जो रिसर्च करता होगा, जो अनुसंधान करता होगा, वो क्या करेगा कि भारतीय समाज में जो गरीबी की स्थिति है उसका अध्ययन करेगा, उसका सटीक वर्णन कर सकता है। जिसके लिए वो क्या करेगा, जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर को देखेगा, आय और शिक्षा के स्तरों का, इन सब का विश्लेषण कर सकता है। तो यहाँ विशेष स्थिति का, अगर जिस स्थिति का उसको सही वर्णन चाहिए उसके बारे में वो खोज करेगा। जैसे अगर इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका अध्ययन करना है, तो जैसे वायु प्रदूषण के स्तर का वर्णन करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें अनुसंधान करेंगे उस क्षेत्र की जो भी पर्यावरणीय स्थिति उसका सटीक चित्रण किया जा सके ताकि। फिर है समस्याओं का समाधान करना। तो रिसर्च क्यों की जाती है, पर्टिकुलर क्या है, कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो उसको सॉल्व करने के लिए ही जो रिसर्च किया जाता है, उसके लिए क्या मेथड यूज करनी है ये देखा जाता है। जैसे जैसे साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी में सुधार लाना है ना। तो टेक्नोलॉजी इतनी यूज हो रही है, तो जो टेक्नोलॉजी है, तो अनुसंधान करता क्या करेगा कि जो साइबर हमले हो रहे हैं उसके बढ़ते खतरे को देखते हुए क्या करेगा, नए सुरक्षा तंत्र विकसित करने के लिए रिसर्च करेगा कि अगर कोई चीज ऐसी हो रही है तो इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। तो वो समस्या का समाधान ढूंढेगा, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, साइबर अगर इसमें प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे कि डिजिटल सुरक्षा में सुधार लाया जा सके। अब मान लीजिए कोई जल संकट हुआ है ना, पानी की कमी हो रही है, तो अब इसको कैसे समाधान किया जाएगा। तो अनुसंधान करता क्या करेगा, जल के संरक्षण के लिए नए नए तरीकों का अनुसंधान करेगा, कैसे कर सकता है। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेथड यूज कर सकता है। फिर जल शोधन को बेहतर तरीके से, ताकि मतलब उसको यूज करना जल, है ना, ताकि जल संकट का समाधान किया जा सके। तो इस समस्या का समाधान किया जाएगा। विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान होता है ये, विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान होता है ये। जैसे सौर ऊर्जा के बारे में पता करना है कि वो कितना इफेक्टिव है, कितना दक्ष है ये। न तो सौर पैनलों की ऊर्जा का उत्पादन क्षमता का मतलब अध्ययन किया जाता है। तो ये एक वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं ना कि सौर पैनल अगर लगाया जाता है तो उससे ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है, कितनी क्षमता होती है उसमें, है ना। तो यहाँ पे ये वैज्ञानिक अध्ययन है ये एक तरीके से। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि सौर ऊर्जा के बारे में मतलब एक प्रमाणित ज्ञान प्राप्त करना, वस्तुपरक जो है ना, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। फिर है दो चरों के मध्य कार्य कारण संबंध को समझना और परीक्षण करना।
जैसे धूम्रपान अगर स्मोक की जाती है तो उसका फेफड़ों पर क्या असर होता है, तो यहाँ पे कैंसर के बीच मतलब कैंसर देखना है तो धूम्रपान और फेफड़ों का के कैंसर के बीच का संबंध देखा जाएगा। फेफड़ों के जो कैंसर हो रहा है और धूम्रपान का उस पर क्या जो हो रहा है, यहाँ पे दो चरों का यहाँ पर क्या करा जाए, कार्य कारण संबंध देखा जा रहा है ना। तो यहाँ पे उसके लिए वो अध्ययन करेंगे कि जो धूम्रपान कर रहे हैं और जो फेफड़ों के कैंसर हो रहे हैं, क्या ये इनके बीच में कोई संबंध है ना। कार्य कारण, उसका कारण जानेंगे, है ना, अध्ययन करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, वो जितने भी स्मोक करने वाले पर्सन होंगे और जो स्मोक नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में कैंसर के मामलों का तुलना की जाएगी। तो ये अध्ययन किया जाएगा कि धूम्रपान के कारण फेफड़ों के कैंसर हो रहे हैं कि ऐसे ही भी मतलब जो नहीं कर रहे हैं और उनको भी अगर कैंसर हो रहा है तो फिर क्या कारण है, ये जाना जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तुलना की जाएगी। तो ये दो चरों के मध्य का कार्य कारण संबंध समझा जाएगा। ठीक है। जैसे शिक्षा के स्तर और आय के बीच में संबंध देखना है, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं लोग, वो लोग अधिक आय अर्जित करते हैं या नहीं, तो इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो वो क्या करेंगे, अनुसंधान क्या करेगा कि शिक्षकर्ता जो होगा वो करेगा कि जो शिक्षा है और आय है इनके बीच कार्यकारण संबंध का अध्ययन कर सकता है। नेक्स्ट, किसी घटना के साथ सह संबंध की जानकारी प्राप्त करना। जैसे अगर स्ट्रेस हो रहा है ना और एक हृदय रोग जो हार्ट अटैक आ रहा है, तो यहाँ पे ये अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन करेगा अनुसंधान करता कि क्या जो ज्यादा उच्च तनाव जो स्तर है, क्या वो कोई हृदय रोग के बीच कोई सहसंबंध है क्या उसके बीच। तो वो उन लोगों का अध्ययन करेगा जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, है ना। और फिर ये देखा जाएगा कि उनके हृदय रोग की जोखिम कितनी ज्यादा होती है ना, अधिक है या नहीं है। शहरीकरण और प्रदूषण के बीच में सहसंबंध देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि अगर शहरों का विस्तार हो रहा है और विस्तार हो रहा है तो वहां पर क्या प्रदूषण का भी जो स्तर है वो भी बढ़ रहा है क्या। तो यहाँ पर ये संबंध इनके बीच में देखा जाएगा। व्यवस्थित प्रयत्न दोबारा सिद्धांतों का निर्माण करना, है ना। और कार्य विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। तो यहाँ पे डार्विन का जो विकास का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि विभिन्न प्रजातियों के जो जीवों को व्यवस्थित अध्ययन किया है और विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रकृति में जीवों के विकास के नियमों को समझना और उनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करना है ना। तो ये इन्होंने क्या किया, व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण किया है। व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना। जैसे न्यूटन ने क्या किया, पृथ्वी पर जो वस्तु गिरती है तो उसका आकाश में ग्रहों की गति का इसका व्यवस्थित अध्ययन किया है और ग्रेविटी का सिद्धांत को विकसित किया है। तो इस सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी थी, है ना। तो ये व्यवस्थित एक सिद्धांत का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट है प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो जो ये प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है, ये समाजशास्त्र और वैज्ञानिक शोध के प्रमुख दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण माने जाते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण शोध के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हैं और उनके दर्शन में भी कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएं होती है ना। तो प्रत्यक्षवाद क्या है, तो प्रत्यक्षवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है कि सभी ज्ञान जो है वो अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, कि अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर ये ऐसे जो एविडेंस उसके आधार पर होना चाहिए और इसे वैज्ञानिक तरीकों से सत्यापित किया जा सकता है। प्रत्यक्षवाद का मानना है कि अनुसंधान निष्पक्ष, मूल्य तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, इसके परिणाम सार्वभौमिक सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो प्रत्यक्षवाद का शोध पद्धति की उसी प्रणाली में विश्वास है जिसे प्राकृतिक विज्ञानों में अपनाया जाता है। इसका निष्पक्षता तथा मूल्य तटस्थता में विश्वास है। यही कारण है कि प्रत्यक्षवाद में ज्ञान से ज्ञाता, आत्मपरकता से निष्पक्षता और मूल्य से तथ्य को अलग माना जाता है। समाजशास्त्र और सामान्य बोध एक नहीं है।
समाजशास्त्र व्याख्यात्मक सिद्धांतों पर आधारित है, जिनके आधार पर इस विषय को सार्वभौमिक दर्जा मिलता है। प्रत्यक्षवाद ज्ञान का एक सुव्यवस्थित संगठित पुंज है, जिसे विशिष्ट प्रवीणताओं या कौशलों और प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक शब्दावली से बनाया गया है। समाजशास्त्र अमूर्तता और सामान्यीकरण के लिए प्रयास करता है, और इसमें सामान्यीकरण जैसे नियमों का मानव अनुभव की व्याख्या की जाती है। जैसे ना, प्रत्यक्षवाद का मुख्य क्या इसमें थॉट्स जो है, क्या होता है कि ज्ञान और ज्ञाता का लगाव। तो प्रत्यक्षवाद के अनुसार क्या है कि अनुसंधानकर्ता और उसका जो अध्ययन है, वो अध्ययन का जो विषय है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब खोज करने वाला और जिस चीज पर वो खोज कर रहा है, ये दोनों अलग है। अनुसंधानकर्ता का मुख्य कार्य निष्पक्षता बनाए रखते हुए तथ्यों को खोज निकाल करना होता है। ठीक है। प्रत्यक्षवाद क्या करता है, निष्पक्षता पर जोर देता है। यानी क्या, अनुसंधानकर्ता के जो व्यक्तिगत विचार होते हैं, है ना, भावनाएं होते हैं, मूल्य होते हैं, वो अनुसंधान के परिणाम को प्रभावित नहीं करते। मतलब वो क्या सोच रहा है, उसके क्या थॉट्स है, वो रिसर्च में कहीं भी उसमें इफेक्ट नहीं डालते हैं। प्रत्यक्षवाद में ये भी माना जाता है कि जो अनुसंधान के परिणाम है वो सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो सभी परिस्थितियों में सत्य होते हैं। मतलब हर जगह यही सिद्धांत लागू होगा और इसी तरीके से ये इसका रिजल्ट आएगा। मतलब ये सार्वभौमिक सिद्धांत होता है, हर जगह एक जैसा होता है। जैसे न्यूटन का जो ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, उसमें उन्होंने क्या अवलोकन किया था, क्या रिसर्च किया था अध्ययन में, कि कोई चीज गिरती है ना, तो वहां पे गिरने वाली जितनी भी चीज है ना, ये सार्वभौमिक सिद्धांत माना गया है ना, कि कोई भी चीज गिरेगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या क्या, क्या उस पर रूल लागू होगा। तो उस क्रियाओं का अवलोकन किया हमने, तो एक सार्वभौमिक सिद्धांत निकाला, है ना, जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। तो ये जो रिसर्च हुआ, ये प्रत्यक्षवाद के आधार पर किया गया था, जिसमें क्या है, निष्पक्ष अवलोकन, गणितीय विश्लेषण का उपयोग किया गया था। जैसे मौसम के बारे में पहले से ही फोरकास्टिंग की जाती है ना, पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो जो मौसम के वैज्ञानिक है ना, वो क्या करते हैं, अनुसंधान के, जिसमें अलग अलग उपकरणों का उपयोग करेंगे, फिर उससे डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करके क्या करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो प्रत्यक्षवाद का ये भी एक उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से करते हैं और परिणाम निकाला जाता है। अभी उत्तर प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद यह तर्क देता है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद यह तर्क देता है कि तर्क के साथ आनुभाविक टिप्पणियों को जोड़कर एक घटना के बारे में उचित अनुमान लगाया जा सकता है। इसका यह मत है कि वैज्ञानिक तर्क और सामान्य तर्क के बीच केवल अंश में ही अंतर है। इसके अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर है और इसमें त्रुटियां हैं। ये सभी पुनर्प्रयोज्य भी है, पुनर्प्रयोज्य भी है। तो ये जो है, ये प्रत्यक्षवाद का ना एक विकसित रूप है। इसमें क्या है कि इन विचारों, मतलब ये इस बात को एक्सेप्ट किया गया है इसमें कि जो अनुसंधान है वो पूर्णतः निष्पक्ष नहीं हो सकता। ये मानता है कि अनुसंधानकर्ता जो भी रिसर्च करेगा ना, उसमें उसके व्यक्तिगत अनुभव का भी, उसके विचारों का भी, उसके मूल्यों का भी, मतलब उसके रिजल्ट पे इफेक्ट तो पड़ता है। प्रत्यक्षवाद बोलता है कि कुछ नहीं होता है, वो दोनों अलग माना गया, अनुसंधानकर्ता को और उसके अध्ययन को, दोनों को अलग माना है। और अनुसंधानकर्ता के जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, विचार होते हैं, मूल्य होते हैं, वो रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं डालते हैं, ये बोलता है प्रत्यक्षवाद। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद बोलता है नहीं, इफेक्ट तो पड़ता है ना। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद होता है, कि जो ज्ञान होता है ना, वो यहाँ पे अस्थिर होता है, वो त्रुटिपूर्ण हो सकता है ना, वो पूरा परफेक्ट नहीं है। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद में ये कि जो ज्ञान है वो अस्थिर होगा और त्रुटियां भी हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे अनुसंधान परिणामों की पुनरावृत्ति और उनकी समीक्षा महत्वपूर्ण की होती है। यहाँ पे अनुसंधान के जो भी परिणाम होते हैं वो सापेक्ष होते हैं। मतलब और यहाँ पे विभिन्न संदर्भों में ये उनके अर्थ और महत्व बदल सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही इफेक्ट आएगा। वहाँ वो सार्वभौमिक था प्रत्यक्षवाद में, कि हर जगह एक जैसे रिजल्ट आएंगे, एक जैसे ही उसका सिद्धांत, मतलब जो इस प्रकार से है कि
उसका जो प्रिंसिपल है वो एक ही तरीके से काम करेगा। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद में ये भी बोलता है कि जो अनुभवजन्य साक्ष्य जो है उनका साक्ष्यों का अनुसंयोजन किया जाना चाहिए, मतलब जो अनुभव भी है, जो एक्सपीरियंस आ रहा है, उनको भी ध्यान में रखते हुए इसमें मर्ज किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें ये भी ये मानता है कि इसमें त्रुटियां हो सकती है। मान लीजिए अगर कोई जो समाज शास्त्री है वो क्या करता है, समाज शास्त्र का अध्ययन करने वाला पर्सन है, वो अनुसंधान करता है कि किसी समुदाय के भीतर क्या है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है उसको। तब उत्तर प्रत्यक्षवाद के अनुसार यहाँ पे क्या होगा कि अनुसंधानकर्ता का जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, वो क्या सोच है, वो उसके हिसाब से इसका रिजल्ट निकालेगा। सामाजिक संदर्भ अनुसंधान के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, उसका व्यक्तिगत पर्सनल दृष्टिकोण इफेक्ट डालेगा। तो इस प्रकार से क्या है, जो प्रत्यक्षवाद है वो पूर्णतः वैज्ञानिक, निष्पक्ष और तटस्थ माना गया है। और इसमें अनुसंधानकर्ता और उसका अध्ययन का विषय होता है वो अलग अलग होते हैं, और यहाँ पे जो भी परिणाम होते हैं वो सार्वभौमिक रूप से आते हैं। वहीं उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या मानता है कि इसमें जो ज्ञान होता है वो त्रुटिपूर्ण और अस्थिर होता है, और यहाँ पे अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अनुभव, विचार, मूल्य ये अनुसंधान को प्रभावित कर सकते हैं और परिणाम सापेक्ष होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।